सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगे तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एक साथ 3 तलाक देने को गैर कानूनी बनाने वाले विधेयक पर लोकसभा में चर्चा आज। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा की कार्यसूची में गज और तितली चक्रवात से नुकसान को लेकर ध्यानाकर्षण पर गृह मंत्री का बयान। आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित गिरोह के 10 गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली की अदालत में आज पेश करेगी एनआईए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बुधवार को छापेमारी कर एजेंसी ने आतंकी मॉड्यूल का किया था भंडाफोड़। राजनेताओं और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की आतंकी साजिश नाकाम। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा। धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाला दस्तावेज करेंगे जारी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद के अलावा जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। पिछले 6 महीनों में ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने की 60,713 करोड़ रुपए के फंसे कर्जों की वसूली। पिछले साल के मुकाबले दुगना रिकवरी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की अध्यक्षता में कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन। और पदभार संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे भूटान के प्रधानमंत्री। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद और पनबिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। क्रिसमस के अवकाश के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और आज सत्र का 10वां दिन है। दोनों सदनों के एजेंडे में आज भी कई अहम विधायी कामकाज शामिल हैं। बीते 2 हफ्तों के 9 कामकाजी दिनों की अगर बात करें तो राफेल और कावेरी मुद्दे पर लगातार 8 दिन दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ खास कामकाज नहीं हो पाया। आज के विधायी काम की बात करें तो राज्यसभा में आज भी कई अहम विधेयकों पर विचार होना है। इनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 और व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 शामिल हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नालंदा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगी। वहीं लोकसभा के एजेंडे में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में आज मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान विधेयक 2017, कंपनी संशोधन विधेयक 2018 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय और मध्यस्थतम केंद्र विधेयक 2018 शामिल हैं। तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। विधेयक पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष के बीच 20 दिसंबर को सदन में सहमति बनी थी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसी साल 19 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। बीते मॉनसून सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दी थी और फिर पुराने विधेयक में कुछ बदलाव करके इसे 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा लोकसभा में आज चक्रवात, गज और तितली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी चर्चा होनी है। ये नियम
ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब और पी वेणुगोपाल देश के विभिन्न भागों, खासकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे गज और तितली चक्रवातों के खास संदर्भ का मुद्दा भी उठाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद चर्चा के दौरान अपने विचार और सुझाव पेश करेंगे। लोकसभा के एजेंडे में ये 13 दिसंबर से शामिल है, लेकिन गतिरोध की वजह से चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। वहीं गज और तितली चक्रवातों के कारण हुए नुकसान से पैदा हालात और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर ध्यानाकर्षण के जवाब में गृह मंत्री आज सदन में बयान देंगे। राज्यसभा में 18 दिसंबर को सांसद वी मैत्रेयन ने ध्यानाकर्षण के जरिए यह मुद्दा उठाया था। और सीधा इस समय हम रुक करेंगे अपनी संवाददाता कृति मिश्रा का, जो कि विजय चौक से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, सत्र की बात करें तो आज 10वां दिन, लगातार 8 दिन अवरोध की भेंट चले। लोकसभा में आज 3 तलाक से जुड़ा बिल है और हालांकि इस पर सहमति बनी थी कि इस पर चर्चा आज से शुरू कराई जाए। वहीं राज्यसभा में भी तमाम अहम बिल हैं। ऐसे में किस तरह के आसार है सत्र को लेकर? जी प्रीति, देखिए लगातार 12 दिसंबर से सदन में गतिरोध बना हुआ है। जो सभापति हैं राज्यसभा के वेंकैया नायडू, उन्होंने साफ कर दिया है कि जितने भी मुद्दे हैं जो भी ऑपोजिशन के हैं वो नियम अनुसार सदन में वो उठाने की आज्ञा देंगे। इसके साथ ही सरकार ने भी कहा है कि जितने भी मुद्दे हैं वो सदन में चर्चा करने के लिए, सभी मुद्दों, चाहे वो रफाल हो चाहे वो कावेरी हो, उसके लिए सदन में चर्चा के लिए तैयार है। कावेरी के लिए आज एक और रिपोर्ट आई है कि सेंटर जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। तो जहां तक राज्यसभा का सवाल है, काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जैसा कि आपने कहा कि एनसीटी अमेंडमेंट बिल है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल है और साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल है। वहीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो एंटी ट्रिपल तलाक ये बेहद ही अहम मुद्दा है, क्योंकि प्रीति देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही ये जो प्रथा है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था और कहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ट्रिपल तलाक की प्रथा उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ हैं। उसके बाद भी प्रीति हमने देखा कि तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस जो हैं ट्रिपल तलाक के वो हमको देखने को मिले। इसलिए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस भी लाया और उसके साथ ही फ्रेश बिल इस सत्र में हमको देखने को मिला। पिछले हफ्ते सहमति बन गई थी कि 27 दिसंबर को ये बिल सदन में लिया जाएगा और अब सरकार की कोशिश है कि सभी दलों में सहमति बनाकर इस बिल को इसी सत्र में पारित कराए। बिल्कुल, इस पर नजर भी रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। शीतकालीन सत्र के बीते हफ्तों के दौरान संसद की कार्यवाही में अवरोध की वजहों में से एक कावेरी मुद्दे का हल निकालने की कोशिश भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने जल्दी कावेरी नदी पर मेघदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर चर्चा के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात के दौरान इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद कर्नाटक सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। दरअसल तमिलनाडु की 2 मुख्य पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके मेघदातु परियोजना का विरोध कर रही हैं। अब कर्नाटक की सभी पार्टियों के सांसदों ने भी आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विधायक चुने जाने के बाद लोकसभा के 5 सांसदों ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 2 सांसद शामिल हैं। लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वालों में ताम्रध्वज साहू और रघु शर्मा, हरीश चंद्र मीणा, मनोहर ऊंटवाल और नागेंद्र सिंह शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तय हो रही रणनीति के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। कई राज्यों में बीजेपी ने सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश की कमान गुजरात के गोवर्धन झड़पिया को सौंपी गई है और उनके सह प्रभारी के रूप में नरोत्तम मिश्रा और दुष्यंत गौतम को लगाया है। जबकि बिहार में पार्टी ने भूपेंद्र यादव पर भरोसा जताया है। राजस्थान की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर और सुधांशु त्रिवेदी को तो उत्तराखंड का प्रभार थावरचंद गहलोत को सौंपा गया है। ओम प्रकाश माथुर को गुजरात भेजा गया है। ओडिशा में महासचिव अरुण सिंह पर भरोसा जताया गया है। तो छत्तीसगढ़ में महासचिव अनिल जैन, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह और
सतीश उपाध्याय, झारखंड में बिहार के मंत्री मंगल पांडे, आंध्र प्रदेश में वी मुरलीधरन और सुनील देवधर, हिमाचल प्रदेश में तीरथ सिंह रावत प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभार कैप्टन अभिमन्यु को दिया गया है। वहीं बात करें मणिपुर और नागालैंड की, तो यहां नलिन कोहली, जबकि सिक्किम में नितिन नवीन, वहीं असम में महेंद्र सिंह और तेलंगाना में अरविंद लिम्बावली को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर राव की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य के 10 पिछड़े जिलों के लिए फंड जारी करने, तेलंगाना के लिए अलग हाई कोर्ट, नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने और करीमनगर में आईआईटी की स्थापना की मांग की है। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों का फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश में हैं। इसी कड़ी में वो क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में उनका बीएसपी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात का कार्यक्रम था। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 6 जनवरी के बाद हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव से मिलेंगे। उन्होंने फेडरल फ्रंट बनाने की उम्मीद जताई है। इससे पहले उन्होंने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की थी। वो बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिल चुके हैं। अलग जगह से अलग अलग पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई गठबंधन बन जाएगा। मैंने बीजेपी का भी धन्यवाद दिया अभी कुछ देर पहले कि उन्होंने हमें बैकवर्ड बना दिया था, तो हमारी लाइन क्लियर हो गई, रास्ता साफ हो गया। अभी हम कांग्रेस का धन्यवाद दिए, मध्य प्रदेश में हमारे को मंत्री नहीं बनाए कि एक विधायक को जीते हुए को, उन्होंने भी रास्ता साफ कर दिया। तो हम दोनों दलों का धन्यवाद देते हैं कि समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन को आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाला एक दस्तावेज भी जारी करेंगे। धर्मशाला में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही वो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक सरकार ने 1 साल के दौरान प्रदेश में चहुमुखी विकास किया है और पूरा 1 साल विकास और जन कल्याण को समर्पित रहा है। बयान में बताया गया है कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बटन ऐप और गुड़िया हेल्पलाइन 1515 शुरू की है। वहीं वन खनन और ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन 1090 शुरू की गई। कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन और जनमंच की निगरानी के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली हिम प्रगति और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मोबाइल ऐप सुविधा शुरू की गई है। ग्राम पंचायतों में सभी परिवार रजिस्टर और कैश बुक ऑनलाइन किए गए। बेरोजगारी मिटाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिना किसी आयु सीमा 80 से घटाकर 70 वर्ष की गई। पेंशन बढ़ाकर 750 रुपए की गई। 70% से अधिक दिव्यांग और 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों की पेंशन बढ़ाकर 1300 रुपए की गई। सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 कर दिया। इसके अलावा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई। खेत संरक्षण योजना में उपदान बढ़ाकर 85% किया गया। इस वर्ष नाबार्ड के तहत 95 कार्यों के लिए 372.03 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मनरेगा में अर्जित कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 120 किया गया। नई राहें नई मंजिलें योजना शुरू की गई। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा है कि प्रस्तावित महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं है और ये बहुध्रुवीय है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित महागठबंधन में कई नेता और पार्टियां हैं और किसी भी गठबंधन की कामयाबी के लिए एक नेता का होना जरूरी है। Any such effort will succeed if it is anchored around a leader or a central party. The comedy or tragedy you call it with this so-called Mahagathbandhan is it doesn't have one pole. It is multipolar like the world today. Yeah. Too many contenders, too many parties, no anchor to bring everybody around.
So good luck to them. I mean, anybody can come together and form alliances. That is what is democracy all about. But I see this whole so-called talk about Mahagathbandhan to be a non-starter. राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राम माधव ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ ही अपनी शासन की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएगी। Every election is a fresh election, new election. We have to have new strategy in place, new messaging in place. When we went to polls in 2014, our central theme was, number one, Prime Minister Modi, at that time the Chief Minister of Gujarat, as a development man. Number two, the corruption and malgovernance of the UPA 1 and UPA 2. That was the central theme we took when we went to the polls. This time round, our central theme will be Prime Minister Modi remains our main campaign attraction. As a leader, his delivery, his leadership is a major asset for the party. But together with that 5 years of our governance, what we have done to the people, this will be our central message. और बीजेपी महासचिव राम माधव के साथ आप ये पूरी बातचीत देख सकते हैं राज्यसभा टीवी पर शुक्रवार रात 10 बजे। आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित गिरोह के 10 गिरफ्तार आरोपियों को आज एनआईए दिल्ली की अदालत में पेश करेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बुधवार को छापेमारी करके जांच एजेंसी ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच एजेंसी इन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एनआईए के मुताबिक ये लोग देश में अलग अलग जगहों पर हमले की साजिश रचने में जुटे थे और धमाकों से दहशत फैलाना चाहते थे। आतंकी संगठन आईएसआईएस के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष सेल और उत्तर प्रदेश एटीएस के साथ मिलकर एनआईए की टीमों ने दिल्ली और यूपी में कुल 17 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 6 जगहों पर छानबीन की गई, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी 6 ठिकानों को खंगाला गया। इनके अलावा मेरठ और लखनऊ में भी एनआईए की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच टीमों को भारी मात्रा में हथियार और 100 से ज्यादा पाइप बम बनाने का सामान और अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के जिस नए मॉड्यूल का खुलासा किया है उसका नाम है हरकतुल हर्ब इस्लाम। छापेमारी के दौरान इससे जुड़े कुल 16 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 10 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 5 दिल्ली और 5 अमरोहा के हैं। बाकी संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। एनआईए के मुताबिक इस कड़ी में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एक विदेश में बैठे हुए एक हैंडलर से ये लगातार टच में थे। अदरवाइज जो ये पूरा मॉड्यूल है, इसमें जो मेन गैंग लीडर हैं वो मुफ्ती सोहेल है, जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है, लेकिन वो नेटिव है अमरोहा का और अमरोहा में एक मॉस्क में वो काम करता है और वही इस पूरे ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध आतंकी दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सिलसिलेवार धमाके करने की फिराक में थे और इनके निशाने में भीड़भाड़ वाले स्थल, सुरक्षा स्थल, राजनेता और जानी मानी हस्तियां थीं। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फंसे कर्जों या एनपीए की वसूली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अच्छी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में ही पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुनी रकम वसूल कर ली है। संसद में उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 60,713 करोड़ रुपए के एनपीए की वसूली की। ये रकम पिछले साल की गई कुल वसूली से दोगुनी है। सरकार ने जानकारी दी कि आने वाले समय में एनपीए की वसूली में और बढ़ोतरी हो सकती है। रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो केंद्रीय बैंक के रिजर्व के कैपिटल रिजर्व के उचित आकार पर फैसला लेगा। पूर्व सचिव मोहन राकेश को इस समिति का वाइस चेयरमैन बनाया गया है।
एक महीने पहले 19 नवंबर को आरबीआई के बोर्ड ने रिजर्व की समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन का फैसला लिया था। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर एक्सपर्ट कमेटी को अपनी पहली बैठक के 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जैसे जैसे जीडीपी में सुधार होगा, रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ेंगे। आकाशवाणी को दिए गए एक इंटरव्यू में अरुण जेटली ने कहा कि अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए एक औपचारिक रोजगार डेटा बनाने की जरूरत है। We, including myself, are not satisfied with 7.5. We'd like it to cross the 8% barrier. Once it crosses the 8% barrier, you start booming, it starts reflecting in every area of life, there's better job growth. I do believe that when the economy expands continuously, even at 7.5%, there's bound to be job creation. We must also keep in mind that India, when we in generalities talk about no job growth taking place, that there is no authentic data in India. And therefore, there is a need to have one. And in the absence of that data, we don't capture what's happening in India's informal sector. Now, if you look at our informal sector, it's the largest employer. The SME sector, it's a very large employer. भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग आज भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा आज से 29 दिसंबर तक होगा। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। भूटानी प्रधानमंत्री के साथ विदेश मामलों, आर्थिक मामलों के मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने, सड़क संपर्क और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत और भूटान मिलकर पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने और पनबिजली के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। Today, the canvas of India-Bhutan relations encompasses almost all areas of human endeavor. And over the years, this mutually beneficial cooperation has been anchored in cooperation, in very remarkable cooperation in the energy sector. This year, we certainly hope to commission one of the flagship projects, the 720 megawatt Mangdechu hydropower project, hopefully this month itself. And we are also working together on a number of ongoing and planned projects, which promises to ensure that our relationship in this sector continues in the future. भूटान के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। इस साल भारत और भूटान औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 50 से ज्यादा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। In addition to this, of course, we are interested in enhancing connectivity with Bhutan in its widest possible definition as a central pillar of our neighborhood first and Act East policy. And that also includes expanding trade and economic opportunities and forging knowledge partnerships with Bhutan. While the cooperation in conventional sectors such as education, health, information technology and skills development continues to grow, पिछले महीने पदभार संभालने के बाद भूटान के प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। भारत और भूटान दशकों से एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों के बीच भरोसे, सद्भावना और आपसी समझ के आधार पर मजबूत संबंध हैं। लोटे शेरिंग की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने में मददगार होगी। साथ ही भारत भूटान के लोगों के फायदे के लिए दोस्ती और सहयोग के स्थायी संबंधों को विस्तार देने का अवसर भी प्रदान करेगी। भारत और भूटान के संबंधों को दुनिया का एक मॉडल माना जाता है जो दो पड़ोसी देशों के बीच में हो सकता है। भारत की कोशिश यह है कि भूटान को आर्थिक रूप से भी इस तरीके से सबल बनाया जाए ताकि अपने विकास के लिए उसे किसी और देश की तरफ देखने की ज़रूरत न पड़े। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सुशासन और सुधारों का मकसद कतार में आखिरी शख्स को सशक्त बनाना है और विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल करना ही शासन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। दिल्ली में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड समारोह में उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम के लिए
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को दिल्ली में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुशासन और विकास प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने देश के पिछड़े जिलों और इलाकों के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए सभी इलाकों, राज्यों और क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। Development means development of all states, all regions, all districts, all tahsils, all people. Everybody should feel that he also got the fruits of development. Then only it will be the real development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने सुधार एजेंडे के तहत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और शासन तंत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने जोर दिया कि देश की प्रगति तभी संभव है जब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में खासकर युवा शक्ति की क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। India, we have 65% of the population below 35 years. But youth, they are aspirational. They want to see a new India. They want to see a strong India. They want to see a prosperous India. They want to see a happy India. That's why this reformation. And this reformation should happen at the grassroots level. And these are the people who have been identified and felicitated today. They brought the required changes. चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड्स के विजेताओं को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत में हुए सकारात्मक विकास के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास है। इन लोगों की कामयाबी की कहानियां लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, जो लोगों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करेंगी। इस पुरस्कार के लिए देश के 115 जिलों से उन अधिकारियों, व्यक्तियों और संगठनों को चुना गया है जिन्होंने अपने अपने इलाकों में जमीनी स्तर पर परिवर्तन और विकास में अहम योगदान दिया है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए शटडाउन। नमस्कार।